नेतन्याहू के घर हमले पर आईडीएफ का बयान आया है। नेतन्याहू के घर से ही टकराया है ड्रोन। ये इजराइल डिफेंस फोर्स ने बोल दिया है, कंफर्म कर दिया है। परिवार से कोई भी घर पर उस वक्त मौजूद नहीं था। हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। तो ये आईडीएफ की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ गई है कि परिवार से कोई भी घर पर नहीं था, कोई इसमें घायल हुआ नहीं है। लेकिन हां, यह भी बता दिया है कि नेतन्याहू के घर से टकराया है ड्रोन। और एक और अपडेट देखिए, इजरायल ने अमेरिका से एक और थाड की मांग की है। इजरायल ने मिसाइल डिफेंस बैटरी की मांग की है। ईरान पर हमले से पहले थाड की मांग की है और एक थाड पहले ही अमेरिका इजरायल को दे चुका है। तो देखिए, खतरा लगातार इजरायल पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ताजा जो हमला है वो इस तरफ साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है। इजरायल ने अमेरिका से थाड की मांग क्यों रखी है, अब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिग वॉल पर आप देखिए, इजरायल को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से एक बहुत बड़ा खतरा है। जो हमला 1 तारीख को झेला भी था, देखिए आप 1 अक्टूबर को इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ था। बिल्कुल, अगर इजरायल ने किया हमला तो ईरान करेगा पलटवार, यह भी कहा गया है। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से बचने के लिए थाड की जरूरत महसूस की जा रही है इजरायल की तरफ। और देखिए, अमेरिका ने एक थाड इजरायल को भेज भी दिया, लेकिन और भी थाड डिफेंस सिस्टम की मांग की जा रही है। ईरानी हमले से बचने के लिए और थाड की जरूरत है, यह कहा जा रहा है। और मैं समझना आपसे यही चाहूंगा संजय सोई सर, जो ये खबर आ रही है और जिस तरफ इंडिकेट किया है टिक्कू सर ने भी कि इसमें हो ना हो ईरान का हाथ है, और ईरान का इस वक्त सबसे बड़ा अगर जो दुश्मन है वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही। या इसमें कोई शक नहीं है कोरोना कि अगर सबसे बड़ा टारगेट है वो नेतन्याहू है, क्योंकि नेतन्याहू की जो आक्रामक प्रवृत्ति है उसी कारण से जो युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। और ईरान अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, आप देखिए उन्होंने नसरुल्लाह को मारा, उन्होंने सिन्याल को मारा, तो ये टॉप लीडर्स को उन्होंने खत्म किया। अब ये जो देखा जाए मेरे हिसाब से 7 अक्टूबर के बाद ये सबसे बड़ी साख के ऊपर चोट है कि अगर नेतन्याहू के ऊपर अटैक करने में सक्षम है, चाहे वो ईरान ने मदद की हो इंटेलिजेंस के द्वारा या ईरान के द्वारा रॉकेट भेजे गए हो, ड्रोन भेजे गए हो, बैलिस्टिक मिसाइल भेजी जाए, कुछ भी भेजा जाए, लेकिन इन सब के डिफेंसिव सिस्टम को तोड़ते हुए डेविड स्लिंग, आयरन डोम, एरो 1, एरो 2, अब थाड भी आ गया, उसके बाद भी अगर ये होता है, और चाहे नेतन्याहू थे घर में या नहीं थे, लेकिन हमला हो गया, उस घर के ऊपर ड्रोन गिर गया, ये एक बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर इनको एक तरह से काफी अपना सोचना पड़ेगा, गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि किस तरह डिफेंसिव को मजबूत किया जाए। और यहाँ पर जो अपनी छाती ठुकरा था कि अभी हमने सिनवार को मार दिया, नसरुल्लाह को मार दिया और लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर एक तरह से इनको डिफेंसिव को और मजबूत करने की जरूरत है। और हिजबुल्लाह ने उन्होंने शायद टेक्निक निकाली कि इतनी बड़ी संख्या में भेजो कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट हो जाए। कितनों को रोकेंगे? 5,000 रोकेंगे, 50 रोकेंगे, 60 रोकेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। और मनीष हमारे सहयोगी भी जुड़े। मनीष, लेकिन अब एक सवाल यह है कि अगर ईरान की इसमें भूमिका है, क्या ईरान इस वक्त फर्दर प्रोवोकेशन का रिस्क लेगा और भड़काऊ कोई भी स्टेप सीधे तौर पर इन्वॉल्व होके क्या रिस्क लेगा, तब जबकि उसने कहा है कि हम आगे कोई हमला नहीं करना चाहते, इजराइल हम पर भी हमला ना करे? देखिए, आधिकारिक तौर पर मैं बता सकता हूं कि ये जो 3 ड्रोन आए थे ये लेबनान से आए थे, ये ईरान से नहीं आए थे। ईरान से जब ड्रोन आते हैं 2000 मील का सफर तय करके, और उस वक्त की पोजीशन में, इस वक्त आईडीएफ ने भी ये बात कही है कि 3 ड्रोन में से 2 ड्रोन को तो उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन 1 ड्रोन को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे, जो सेसरिया में पहुंच गए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर तक। लेकिन ये तीनों ड्रोन लेबनान से थे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिजबुल्लाह की तरफ से ये एक बड़ी सफलता थी। हाँ, ईरान क्या ये रिस्क लेगा? देखिए, ईरान को तो जो करना था उन्होंने 1 अक्टूबर को कर लिया है। 1 अक्टूबर को उन्होंने 180 से अधिक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। अब इजराइल की पलटवार की तैयारी है। ईरान इस बात के लिए तैयार है कि एक बार जब इजराइल अटैक करेगा उसके बाद वो करेगा, उससे पहले ईरान की तरफ से इस तरह की कोशिश अभी नहीं की जाएगी। और लगातार ईरान चाहेगा कि हिजबुल्लाह हमास या हुती के जरिए ही, जैसा उनका अपना मॉडल है, उसी तरीके से इजराइल पर अटैक हो। हाँ, एक बात जरूर है, वो कहते हैं ना, दुश्मन को कभी आप कमजोर मत सोच मानिए। इसके बावजूद कि हिजबुल्लाह चीफ मारे गए, इसके बावजूद कि हिजबुल्लाह के 1500 लड़ाके मारे गए, सारे टॉप कमांडर मारे गए, उसके बाद भी अगर हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल के मिलिट्री बेस में आकर
100 सैनिकों को घायल कर देते हैं, 8-10 सैनिकों की मौत हो जाती है, या फिर हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मनीष सवाल यह भी है ना, एक फैक्ट यह भी है कि हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से जो टॉप कमांडर्स वहां पर भेजे गए हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करने के लिए, आगे की रणनीति के लिए, तो हो ना हो इस हमले में भी उसकी रणनीति शामिल हो सकती है। क्या हम इससे इंकार कर सकते हैं? नहीं, ये बात सही है, ये बिल्कुल सही बात है कि ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह को रिवाइव करने की और लगातार उन्हें लीडरशिप देने की कोशिश की जा रही है। कहा भी जा रहा है कि IRGC के एक डिप्टी कमांडर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जब तक हिजबुल्लाह में कोई अल्टरनेटिव लीडर खड़ा नहीं होता है तब तक IRGC सीधे तौर पर उसको देखेगी। IRGC लगातार हिजबुल्लाह को बता रही है कि किस तरीके से अटैक करना है। और आप देखिए, केवल बीती रात से लेकर अब तक, मैं अभी देख रहा था और उन तमाम डेटा को मैं जोड़ रहा था, तो 20 से अधिक बार, केवल 12 घंटे से अभी तक में 20 बार अभी तक हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। लगातार हमले किए जा रहे हैं, नॉर्थ इजराइल के अलग अलग हिस्से में हमले किए हैं। जब हम और आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त हम और आप दर्शकों तक ये जानकारी दे रहे हैं कि नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है, उस वक्त भी हिजबुल्लाह के ड्रोन से किरियात सिमोना से लेकर हाइफा तक अलग अलग इलाके पर हमले किए जा रहे हैं, या रॉकेट से हमले दागे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ड्रोन का नेतन्याहू के घर तक पहुंच जाना दरअसल ये इस उतने बड़े खतरे को बता रहा है कि सुरक्षित कोई भी नहीं है। नेतन्याहू भी, या IDF चीफ भी, या इजरायली रक्षा मंत्री भी